जो टॉपिक है हम लोग का 45 डेज क्रैश कोर्स में, वो है अल्टरनेटिंग करंट्स के बारे में। क्लियर? इसके पहले जो हम लोग ने पढ़ा था वो पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इस तरीके की प्रोसेस होती है जहां पर कि हम लोग विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट कि अगर मान लीजिए दो कॉइल्स हैं हम लोग के पास, तो एक कॉइल से दूसरे कॉइल पे हम लोग क्या करते हैं, करंट उस पे जनरेट करा देते हैं, एक ईएमएफ इंड्यूस करा देते हैं दूसरी कॉइल पे। पहले कॉइल की वजह से, मतलब पहले कॉइल है उस पे करंट फ्लो हो रहा है और वो क्या कर रहा है, उस चेंजिंग करंट की वजह से एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, जो कि दूसरे कॉइल से एसोसिएटेड जो फ्लक्स है उसको चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से सेकंड कॉइल पे प्रोड्यूस होने लगता है करंट। ठीक है, वो ईएमएफ होता है, ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो होता है। क्लियर? तो उसी में आगे अगर हम लोग बात करें तो इस तरीके की प्रोसेस जहां पर कि एक कॉइल का यूज करके दूसरे कॉइल पे हम लोग करंट जनरेट कर सकते हैं। क्लियर? एक कॉइल क्या यूज करने का मतलब ये है कि वहां पर हम लोग ने इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया और दूसरे कॉइल पर करंट इंड्यूस करा दिया। तो वो तो हो गया था हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बट अभी क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, ये प्रोड्यूस हम लोग कुछ इसी तरीके से करते हैं। वो जब एसी जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे तो समझ पे आ जाएगा कि कैसे वो हो रहा है। एक्चुअली जब हम लोग एक मैग्नेट होता है हम लोग के पास और उस पे एक कॉइल को रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से उस कॉइल से एसोसिएटेड जो फ्लक्स होता है वो चेंज होता है। क्लियर? तो वही उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम लोग ये करेंगे। ओके, अब देखिए इस पे आगे जो हम लोग के पास है वो क्या है कि अल्टरनेटिंग करंट में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो अल्टरनेटिंग करंट को सबसे पहले जानना है और उसके बाद फिर जो डायरेक्ट करंट होता है, डायरेक्ट करंट कुछ किस तरीके का होता है। मान लीजिए कि आपके पास एक सर्किट है और उस सर्किट पे आपने क्या किया, यहां पर एक ऐसे बैटरी लगा दी, मतलब कि एक ऐसा मान लीजिए कोई रजिस्टर है या कोई किस तरीके का यहाँ पर डिवाइस है, उस पर आपने V वोल्टेज अप्लाई किया, तो होगा क्या कि कुछ देर में इस पे एक स्टेडी करंट फ्लो करने लगेगा, स्टेडी करंट I फ्लो करने लगेगा। क्लियर? तो ये जो स्टेडी करंट I होगा वो क्या हो गया, एक तरीके का करंट है हम लोग का जिसकी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। तो वो वाला जो करंट होता है वो होता है हम लोग का डायरेक्ट करंट। यहां पर अगर उसको रिप्रेजेंट करें, VI ग्राफ हम लोग ड्रॉ करें, जिसको कि IV कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं हम लोग इसका, तो वो बनेगा कैसा, इस तरीके का एक कांस्टेंट वैल्यू। अब ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, यहां पर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है हम लोग के पास। और ये अब यहां पर मतलब ये IV अगर इसके R के साथ ड्रॉ करें तो ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा। बट अगर सिर्फ I की अगर हम लोग बात करें कि I टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, मतलब टाइम के साथ अगर हम लोग ड्रॉ करें वो तो I और V का तो ऐसे ग्राफ बनेगा। बट अगर हम लोग किसका ड्रॉ करें, I का टाइम के साथ, तो टाइम के साथ किसी भी तरीके का चेंज नहीं होता है करंट में। जबकि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, इसमें चीजें क्या होती है हम लोग की, चेंज होती हैं। इसमें चीजें क्या होती हैं, चेंज होती हैं। इस पे डायरेक्शन चेंज होता है। जो फ्लो होता है एक बार इनवर्ड होता है, एक बार आउटवर्ड होता है। इनवर्ड का मतलब कि सोर्स की तरफ वापस आ रहा है और आउटवर्ड मतलब सोर्स से वापस जा रहा है। क्लियर? तो इस तरीके से अल्टरनेटिंग करंट कुछ होता है। अभी क्या होता है वो आगे जानेंगे। फिर पीक एंड RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, वोल्टेज, रिएक्टेंस एंड इंपेडेंस, LCR, सीरीज सर्किट, रेजोनेंस, पावर इन AC सर्किट और वॉटलेस करंट के बारे में हमें पढ़ना है। ओके, उसके बाद फिर AC जनरेटर और ट्रांसफार्मर के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी क्या है कि अगर अल्टरनेटिंग करंट की बात करें, अभी इसको अच्छे से समझें, तो फिर से मैं वही एग्जाम्पल ले रहा हूं कि एक मान लीजिए कि एक बैटरी है आपके पास, ठीक है। इस बैटरी में आपने एक कोई रजिस्टर ऐसे अप्लाई कर दिया, कुछ भी किसी भी तरीके का कुछ हो सकता है, कोई भी डिवाइस हो सकता है यहाँ पर। अब अगर ये V वोल्टेज है और इस पे इस R की वैल्यू अगर फिक्स है तो करंट भी हम लोग का क्या होगा, अगर आइडियली मान के चलें तो करंट की वैल्यू कैसी रहेगी, टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगी। टाइम के साथ ये वेरी नहीं करेगी। तो जो वैल्यू होगी I की यहाँ पर वो रहेगी कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि अगर ये एक बार मान लीजिए कि 5 एम्पियर या 2 एम्पियर 1 एम्पियर कोई भी इसने एक वैल्यू रीच कर ली,
उस वैल्यू को ही मेंटेन करते हुए हमेशा चलेगा। ना तो इसकी डायरेक्शन किसी तरीके से चेंज होगी, ना तो कुछ और इस पे चेंजेस हमें दिखाई देंगे। जबकि अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू ऐसे फिक्स नहीं होती, घटती बढ़ती रहती है। कैसे घटती बढ़ती रहती है? ये तो था हम लोग का डायरेक्ट करंट का ग्राफ। अब अगर एसी करंट के ग्राफ की अगर बात करें तो V और I यानी कि वोल्टेज और करंट, जो इन दोनों का वेरिएशन होता है, ये कुछ इस तरीके का होता है कि टाइम बढ़ने के साथ साथ ये वैल्यू एक बार बढ़ती है, अपनी पीक वैल्यू पर पहुंचती है, उसके बाद रिड्यूस होती है, रिड्यूस 0 तक हो जाती है और उसके बाद निगेटिव में चलने लगता है। अब निगेटिव का मतलब यह है कि डायरेक्शन चेंज होती है। तो अगर इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू समझें तो यहां पर क्या हो रहा है कि सोर्स अब हम लोग का है एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है, और यहां से मान लीजिए कि पीक वैल्यू इसकी 5 एम्पियर है करंट की। अगर सिर्फ अभी एग्जांपल समझना है हमें, तो 5 एम्पियर मान लिया कि करंट की वैल्यू है। तो इस पे होगा क्या कि यहां हो सकता है कि ये 1 इस पे रीच करी, फिर 2 रीच करी, फिर 3, फिर 4 और फिर 5 ऐसे हुआ और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। अब इसके आगे वाली यहां से इस साइकिल पे क्या हुआ, अब यहां से 5 था, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर इधर 0 हो गया। अब इस जगह 0 होने के बाद करंट ऐसी फ्लो कर रहा था, जो डायरेक्शन थी ऐसी ही थी, बट इस 0 के बाद अब करंट की जो डायरेक्शन हो गई वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी और बन जाएगी कुछ ऐसी। करंट की डायरेक्शन पहले कैसी थी? ऐसी थी, अब चेंज हो गया, इस तरफ हो गई। तो यहां से अब अपोजिट डायरेक्शन पे करंट की वैल्यू बढ़ना चालू हुई। तो 0, 1, 2, 3, 4 और 5, फिर 4, 3, 2, 1, 0। इसी तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। क्लियर? तो यहां पर क्या हो रहा है, अल्टरनेट तरीके से जो करंट है वो वेरी कर रहा है। एक बार हम लोग का करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन पे है, तो अगली बार उधर होगी, फिर इधर, 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 ऐसे अल्टरनेटली जो वैल्यूज हैं वो अपनी रिपीट कर रहे हैं वैल्यूज को। क्लियर? तो ये चीज होता है अल्टरनेटिंग करंट में। इसको अगर हम लोग देखें तो हमें क्या क्या मिलेगा, एक इस पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वोल्टेज या करंट की। ये वोल्टेज और करंट दोनों को ग्राफ इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग को एक मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, वोल्टेज की भी हो सकती है वो, या करंट की भी हो सकती है, वो डिपेंडिंग ऑन द ग्राफ कि हम अभी क्या बना रहे हैं। अभी मैंने क्या बताया कि ये सिर्फ हम लोग समझने के लिए बना रहे हैं V और I, तो इस पे दोनों एक साथ रिप्रेजेंट कर दिए गए। क्लियर? तो ये इस तरीके का बन गया है। अब यहां पर एक बार हमें ये मैक्सिमम वैल्यू मिल गई और फिर हमें क्या मिलेगी, 0 मिलेगा ओवर एक कंप्लीट साइकिल। इसको एक कंप्लीट साइकिल कहते हैं। तो इस पे हम लोग को 0 वैल्यू मिलेगी। ओके, यहां से और यहां से 0 वैल्यू मिल रही है। साथ ही में अब क्योंकि इसकी वैल्यू घट बढ़ रही है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको डीसी से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट करंट से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि देखो डायरेक्ट करंट में हम लोग को तो इतना एम्पियर का करंट बोल दिया, तो इतना एम्पियर का करंट मिल रहा था, बट यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर तो चीजें चेंज हो रही हैं। एक बार वैल्यू बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, यही हो रहा है ना। तो अगर इस तरीके से हो रहा है तो हम लोग को कितना कितना मिलता है ये करंट या वोल्टेज, तो हम लोग इसकी 2 तरीके से वैल्यू लेते हैं। एक इसकी आरएमएस वैल्यू कहलाती है, VRMS, और एक एवरेज वैल्यू होती है। ठीक है, तो VRMS जो वैल्यू होती है वो हमारे सिलेबस पे है, उस पे अभी हमें ध्यान देना है। तो जो VRMS डिफाइंड है वो आखिर कैसे डिफाइंड है, तो आइए उसको देखेंगे। ये वाला ये रिपीट हो गया यहाँ पर, तो इसको हटा दीजिए। और एक चीज, अब ये क्योंकि ये जो चीजें हैं वेरी कर रहे हैं टाइम के साथ, तो अगर सिर्फ वोल्टेज की बात करें कि वोल्टेज चेंज हो रहा है, क्योंकि यहां पर हम लोग ने क्या दिया है, एक वोल्टेज सोर्स दिया है, ये एक वोल्टेज सोर्स है। तो वोल्टेज सोर्स यहां पर दिया है, तो ये क्या कर रहा है, वोल्टेज एक बार बढ़ रहा है, फिर घट रहा है,
फिर अब दूसरी अपोजिट डायरेक्शन पे बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो यहां पर V क्या है, V t टाइम पर वैल्यू है वोल्टेज की, और जो Vm है ये मैक्सिमम वैल्यू है यहां वाली, ये Vm है, और ये किसके साथ वेरी कर रही है, ऐसे साइन ओमेगा टी। ओमेगा यहां पर क्या हो गई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और टी हो गया टाइम। क्लियर। तो किसी टी टाइम पर जो वोल्टेज की वैल्यू होगी, क्योंकि वो घट बढ़ रही है, तो वो हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, या इसी को ऐसे लिखना हो कि Vt इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। यहां पर ये क्या पता चल रहा है हमें कि जो T है वो यहां पर टी टाइम पर Vt वैल्यू होगी वोल्टेज की। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है V, वहां पर हम लोग Vt हमारा रिप्रेजेंटेशन है कि टी टाइम पर कितनी वोल्टेज होगी। क्लियर। ये एक साइनोसॉइडल ग्राफ बन रहा था, इस वजह से हम लोग ने साइन का फैक्टर लिया। इस पे हम लोग कॉस भी ले सकते हैं, बट वो फिर अगर इनिशियल यहां से हो रहा है, इनिशिएट अगर यहां से हो रहा है, तो फिर उसको ऐसे लेते हैं, ऐसे करके। तो बट फिलहाल अभी क्या है, हम लोग का जो मान के चलेंगे अभी हम लोग सब पे वोल्टेज जो है वो Vm साइन ओमेगा टी लेकर चलेंगे। क्लियर। तो मैंने जैसे कहा कि Vrms, तो यहां पर एक क्या हो गया, Vm मतलब मैक्सिमम वोल्टेज या पीक वोल्टेज या एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज, और Vrms होता है कि यहां पर ओवर द साइकिल जितनी भी वैल्यूज हम लोग को मिल रही हैं उनका हम लोग क्या करें, स्क्वायर करें, फिर मीन लें, फिर अंडर रूट ले लें। ये आरएमएस लिखा है ना, आरएमएस का मतलब यहां पर क्या हो गया कि स्क्वायर लें, फिर मीन लें, फिर उसका अंडर रूट ले लें, तो जो वैल्यू मिलती है हम लोग को वो मिलती है वोल्टेज की। मतलब कि Vrms या किसी की भी RMS जो वैल्यू होती है, वो जैसे हम लोग एवरेज लेते हैं, एवरेज से समझिए। एवरेज में क्या करते हैं कि अगर हम लोग के पास 4 वैल्यूज है, मान लीजिए 1 2 4 6, मान लीजिए ये वैल्यूज है हम लोग के पास। क्लियर। इसको यहाँ पर 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो 3 2 4 6 मान लीजिए कि हम लोग के पास ये वैल्यूज हैं, या इसको 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज हैं हम लोग के पास। अब यहां पर ये इन वैल्यूज को हम लोग को क्या करना है, इनका एवरेज निकालना है। तो इनका अगर हम लोग एवरेज निकालना है तो उसके लिए क्या होता है, 2 + 2 + 4 + 6 + 1 डिवाइडेड बाई जितने भी नंबर्स होते हैं, यानी कि सबके हिस्से में इक्वल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, एवरेज। इस तरीके से हम लोग का कुछ डिफाइन होता है। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 6 4 10 5 15, और 5 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर 3 निकल कर आ जाएगा। यानी कि इनकी जो एवरेज वैल्यू है, ये किसी, मान लीजिए कि अगर वोल्टेज की वैल्यू है ये, तो इनकी जो एवरेज वैल्यू है वो कितनी है, 3 है, कि हमें 3 एवरेज हम लोग को मिल रहा है। तो इसी तरीके से आरएमएस डिफाइंड होता है कुछ, कि अगर इन्हीं ये जो वैल्यूज दी हैं, इन्हीं का अगर हमें आरएमएस निकालना हो तो सबसे पहले इन नंबर्स का करेंगे स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करो 4, फिर ये वाले 2 का स्क्वायर करो 4, उसके बाद इस 4 का स्क्वायर करो तो 16, फिर इस 6 का करो तो 36, और 1 का करो तो 1 ही रहेगा। फिर हमें निकालना है मीन। फिर क्या निकालना है, मीन। स्क्वायर कर लिए और उसके बाद निकालना है मीन। मतलब डायरेक्ट हमें मीन नहीं निकालना था, स्क्वायर करने के बाद मीन निकालना है। तो यहां पर 16 पे 4 ऐड किया, ये हो गया 20, फिर 4 पे 36 ऐड किया तो हो गया 40, 20 + 40 यहां पर 60 हो गया, और 1 हो गया 61, और इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो अराउंड ये हम लोग का 12 आगे मिला हम लोग को। तो ये अराउंड क्या मिला, 12 मिला है। ओके, अभी यहां पर ये अप्रॉक्स 12 मिला है, क्या स्क्वायर किया था वैल्यूज का, फिर मीन लिया है। अभी हमें क्या लेना है, अंडर रूट। तो 12 का अगर हम लोग अंडर रूट लें तो 12 का अंडर रूट जो हम लोग को मिलेगा वो 3 से बड़ा होगा, जबकि 4 से छोटा होगा। तो 3 से 4 के बीच में इसकी वैल्यू लाई करेगी। बात समझ पे आई। तो देखो, जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू से बड़ी वैल्यू होती है आरएमएस वैल्यू। बात समझे। मैं ये बताना चाह रहा था कि जो वैल्यू एक्चुअल में हम लोग को अल्टरनेटिंग करंट वाला सोर्स लगाकर यहां पर मिलती है,
जो इफेक्टिव वैल्यू इसको एक मिलती है, इफेक्टिव वैल्यू एक तरीके से कह सकते हैं, वो उसकी आरएमएस वैल्यू के बराबर होता है, ना कि एवरेज वैल्यू के बराबर। वहां पर एवरेज वैल्यू भी यूज करी जाती है डिफरेंट केसेस पे, बट अभी हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। तो ये आरएमएस का मतलब क्या होता है वो समझ गए। अब पर्टिकुलर अगर हम इस पे अल्टरनेटिंग करंट पे उसके वोल्टेज की अगर बात करें, तो जो आरएमएस वैल्यू इसकी निकलती है वो कुछ ऐसे निकल के आती है। ये क्या हुआ, ये ठीक है। तो इस पे जो इसकी वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, देखिए जो आरएमएस वैल्यू होगी अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, वो होती है VRMS इज इक्वल टू VM/√2। ठीक है, जो आरएमएस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, VM/√2। ये हम लोग निकालते हैं, किस तरीके से निकालते हैं अभी उसका डेरिवेशन नहीं कर रहा, बट सिंपल सा ये है कि VM sin ωt होता है हम लोग का, और इसका ये V होता है वोल्टेज। तो इस वोल्टेज का हमें निकालना है ना आरएमएस, तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें V का स्क्वायर करना होगा, फिर एवरेज लेना होगा, फिर अंडर रूट तो ले ही लिया, तो स्क्वायर करो, इस V का स्क्वायर करो, फिर एवरेज लो, फिर अंडर रूट ले लो, तो जो वैल्यू मिलेगी वो होगी VRMS। तो हम लोग निकालते हैं जब, तो ये निकल कर आ जाता है कि VRMS इज इक्वल टू VM/√2। तो यहां पर जो ध्यान देना है वो क्या देना है कि VRMS इज इक्वल टू V0/√2, या फिर V0 क्या है हम लोग का एक पीक वैल्यू है, तो VRMS VM/√2 भी लिख सकते हैं। पीक वैल्यू बोलिए, मैक्सिमम वैल्यू बोलिए, या एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज बोलिए, कुछ भी बोलिए, वो सेम है। इसी तरीके से आरएमएस जो डिफाइंड है वो ये है कि IRMS इज इक्वल टू I0/√2। क्लियर, ये कुछ फॉर्मेटिंग में गड़बड़ हुआ है यहाँ पर, तो उसको आप इग्नोर करिए। सिर्फ क्या ध्यान दीजिए जहां पर मैंने ये मार्क किया है, ठीक है, जैसे बॉक्स बना है ना, उस पर ध्यान दीजिए कि VRMS इज इक्वल टू V0/√2, जहां पर V0 है मैक्सिमम वैल्यू, इसके लिए हम इसको भी यूज कर सकते हैं, और IRMS क्या है, I0/√2। क्लियर, समझ पे आ गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है जो बॉक्स के अंदर है, बाकी फॉर्मेटिंग में कुछ गड़बड़ है उसको इग्नोर करिए। अब यहां पर क्या है कि जैसे कि हम लोग ने अपने पिछले क्लासेस में पढ़ा है कि एक डायरेक्ट करंट है अगर हम लोग के पास, तो उस डायरेक्ट करंट को हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। जैसे कि रजिस्टर है, उस पर जब हम लोग उसको अप्लाई करते हैं तो उससे क्या बनता है हम लोग का, एक इस तरीके से चीज निकल कर आती है, जैसे कि हम लोग को पता चलता है करंट, या जो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, अब इसमें अगर हम लोग को कोई नहीं, ये फॉर्मेटिंग में कुछ तो गड़बड़ हुआ। कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं, ठीक है। देखिए, कोई नहीं, उसको इग्नोर करिए। अब इस पे जो लिखा हुआ है इसको इग्नोर करिए। मैं बता देता हूं कि क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है, बाकी जो चीजें उसको इग्नोर करिएगा, जिसको मैं मार्क करूं बस वही देखिएगा, ठीक है। इसमें कुछ तो गड़बड़ हुआ। अभी यहां पर क्या है कि जैसे कि हम लोग बैटरी लगाते थे किसी रजिस्टर पे, और फिर देखते थे उसकी उस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, उसकी पावर देखते थे। तो अभी यहां पर क्या है, थोड़ा सा चेंजेस, कि जो सोर्स है हम लोग का वो एक अल्टरनेटिंग सोर्स है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट का एक सोर्स है हम लोग के पास, यानी कि उसका जो वोल्टेज है उस पर जो वेरिएशन है वो कुछ इस तरीके का है, V इज इक्वल टू V0 sin ωt, या फिर इसको लिखा जाए तो ये लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू VM sin ωt। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहां पर ये जो चीज करी गई वो क्या हो गया कि जो वोल्टेज है हम लोग का वो वेरी कर रहा है साइन के, जो हम लोग का फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहां पर जो वोल्टेज हम लोग का होगा अप्लाइड, वो कितना हो जाएगा, इसके बराबर, V इज इक्वल टू VM sin ωt। क्लियर। उसके बाद हम लोग को फाइंड करना है क्या, करंट। जैसे कि हम लोग एक बैटरी अप्लाई करके देखते थे
कि अगर एक रजिस्टर है और उस रजिस्टर पर हमने क्या किया, एक V वोल्टेज अप्लाई किया, तो करंट जो होगा वो हो जाएगा I इज इक्वल टू V बाई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो यही चीज हम लोग यहां पर लगाएंगे और ये जो निकल कर आएगा वो निकल कर आ जाएगा I इज इक्वल टू V बाई आर, I इज इक्वल टू V बाई आर। ठीक है, तो I इज इक्वल टू V बाई आर जब निकल कर आया तो यहां पर ये क्या हो गया, ये I इज इक्वल टू V बाई आर निकल कर आ जाएगा इस पे, कि इस पे जो करंट फ्लो होगा वो ये होगा। अब क्योंकि इस पे हम लोग कोई डायरेक्शन ऐसे नहीं बना सकते, क्योंकि इस पे डायरेक्शन क्या होती रहती है, कभी इधर कभी इधर होती है, तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे यहां पर, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है तो सिर्फ I बता देना कि I इज इक्वल टू V बाई आर है, वो हम लोग के लिए काफी नहीं होगा। यहां पर हम लोग इसका निकालेंगे, जो हम लोग को एक इफेक्टिव वैल्यू मिलेगी ओवर द साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट होने पर वो जो मिलेगी वो मिलेगी ये IRMS। तो IRMS बराबर होता है VRMS बाई आर। इसी को अगर और लिखना चाहें तो ये लिखा जा सकता है यहां पर कि IM बाई रूट टू, IRMS की वैल्यू होती है IM बाई रूट टू और VRMS की वैल्यू होती है VM बाई रूट टू, और यहां पर R है ही। अब रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हम लोग के पास, IM इज इक्वल टू VM बाई आर। इस तरीके से भी हम लोग इसके केस में जब AC अप्लाई करी जाती है रजिस्टर में, तो हम लोग जो करंट की वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां से और क्या है, हमें पता चल गया कि जो रेजिस्टेंस है इस सर्किट में वो कितना है, R। बाकी जो वायर्स हैं और बाकी चीजें हैं उनमें किसी भी तरीके के रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं किया गया, तो इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई, R हो गई। फिर अब हम निकालेंगे इंस्टेंटेनियस पावर। क्या निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर कितनी होगी, वो हो जाएगी इतनी, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। ओके, तो यहां पर जो I की वैल्यू है वो हम लोग को ये पता है कि I जो यहां पर निकल कर आएगा वो सिंपली यहां पर जब पुट करेंगे, यहां पर I इज इक्वल टू V बाई आर, यानी कि V की वैल्यू है VM साइन ओमेगा टी, तो VM बाई आर साइन ओमेगा टी। ये जब ऐसे रख देंगे तो यहां पर ये VM बाई आर क्या हो गया, IM, तो I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी हो गया। ये निकल के आ गई क्या, इसकी करंट की यहां पर वैल्यू। तो इसको जब हम लोग यहां पर पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस पावर पर I की वैल्यू यहां पर पुट किया तो IM स्क्वायर, और R है ही, और जो इसका साइन वाला टर्म है वो भी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब ये है कि किसी टी टाइम पर अगर हम लोग चेक करें कि कितना पावर सप्लाई हो रहा है सोर्स से इस सर्किट में, या इस रजिस्टर को कितना पावर सप्लाई हो रहा है टी टाइम पर, तो वो हम लोग को पता चल जाएगा इससे। फिर अब क्योंकि ये है AC, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो वोल्टेज होता है वो चेंज होता है, ये पता है, कम ज्यादा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पे एक एवरेज पावर लेकर चलते हैं। तो जो एवरेज पावर इस पर निकल कर आती है वो निकल कर आती है इतनी, ठीक है, वो निकल कर आती है इतनी। ठीक है, जो बॉक्स के अंदर लिखा है आप उसी को देखिएगा, बाकी चीजें नहीं, ये नहीं। ठीक है, तो इसकी जो एवरेज पावर है, देखिए ये स्मॉल पी से रिप्रेजेंटेड थी क्या, इंस्टेंटेनियस पावर, और इसी का जब एवरेज ले लेते हैं तो ये हम लोग का बन के आ जाता है एवरेज पावर, और ये कैपिटल P से रिप्रेजेंट होता है, और इसी स्मॉल p के ऊपर जब एक बार लगा देते हैं उससे या फिर इससे, तो ये हो जाता है हम लोग का एवरेज पावर। क्लियर? और यहां पर अब देखो एवरेज किस चीज का निकलता है, जो क्वांटिटी वेरी करती है। यहां पर जो हम लोग देखें, क्योंकि इससे यहां तक पहुंच रहे हैं, तो यहां पर वेरी क्या कर रहा है टाइम के साथ, ये तो कांस्टेंट है, देखो ये मैक्सिमम वैल्यू है तो ये तो कांस्टेंट है, वेरी कर रहा है, ये R भी कांस्टेंट है, वेरी कर रहा है ये। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू होती है वो होती है हम लोग की 1/2। ये ध्यान रखिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो यहां पर क्या किया हम लोग ने, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू जैसे ही हम लोग ने 1/2 पुट करी तो ये बन गया IM स्क्वायर R, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पर 1/2। तो ये हम लोग को एवरेज
पावर मिल गई। अब इस 2 को क्या किया गया, 2 पार्ट्स पे ब्रेक कर दिया गया, √2 इंटू √2, और IM स्क्वायर R को लिख दिया गया VM इंटू IM। ठीक है, IM स्क्वायर R को लिख दिया गया VM इंटू IM, और नीचे जो 2 था उसको ऐसे √2 कर दिया, और R वैसे के वैसे ही है। यहां पर R क्योंकि इसी के साथ चला जाएगा VM बनने के लिए, तो ये हो गया VM बाई √2 VRMS, और IM बाई √2 हो गया IRMS। तो यहां से जो एवरेज पावर देखिए, अगर हम लोग को निकालना होगा तो क्या निकालेंगे हम लोग, VRMS इंटू IRMS। तो अगर डायरेक्ट वैल्यू दी है VRMS और IRMS की, तो डायरेक्ट हम लोग उनका मल्टीप्लाई करके एवरेज पावर निकालेंगे। तो VRMS और IRMS हमें क्या देते हैं, एक एवरेज पावर देते हैं। ओके, एवरेज पावर ओवर द साइकिल हम लोग निकालते हैं। तो देखिए, इतना मेरा बताने का यहां पर मतलब ये था कि कभी भी जब हम किसी सर्किट में AC वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वहां पर क्या क्या चीजें हम लोग ढूंढते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वोल्टेज कितना अप्लाई किया गया है। सबसे पहले देखते हैं कि वोल्टेज कितना अप्लाई किया गया है, फिर उस पर ढूंढते हैं कि कितना करंट फ्लो किया, और वो करंट को लिमिट कौन कर रहा है, लिमिट करता है ये रेजिस्टेंस। तो ये जो अपोज कर रहा है, जो लिमिट कर रहा है उसको, वो फैक्टर है ये रेजिस्टेंस। इसी को हम लोग अगर पूरे सर्किट की बात करते हैं, क्योंकि ये तो एकदम बहुत छोटा सा सिंपल है, सिंपल सा सर्किट है, इसी में अगर क्या हो, सर्किट काफी हम लोग का कॉम्प्लिकेटेड हो, तो उसमें सिर्फ एक कोई वैल्यू नहीं होगी आर की, वहां पर सिर्फ कोई एक कंपोनेंट नहीं होगा, बहुत तरीके कंपोनेंट होगी, जिसको कि अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो वो जो चीजें लगेंगी यहां पर, वो सब मिलाकर एक वैल्यू, करंट की वैल्यू को क्या करती है, लिमिट करती है, और वो जो वैल्यू कहलाती है वो इंपेडेंस कहलाती है। क्या कहलाती है, इंपेडेंस। तो अभी वो समझ पे आ जाएगा। तो हमें वोल्टेज पता करना होता है, करंट पता करना होता है, रेजिस्टेंस या फिर इंपेडेंस पता करना होता है, इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज पावर, और फिर आता है फेजर डायग्राम। क्योंकि यहां पर फेजर डायग्राम की जरूरत क्यों पड़ी वो भी समझ पे आ जाएगा जब हम लोग अगला वाला लेंगे कॉन्सेप्ट जो है इससे रिलेटेड। तो यहां पर फेजर डायग्राम देखिए, ये है फेजर डायग्राम, ये है। अभी इस पे समझना क्या है, समझना इस पे ये है कि देखो, ये जो ब्लू कलर से लाइन बनी हुई है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है VM, मतलब ये पूरा जो ब्लू कलर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है V, जबकि ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है VM। क्लियर? यानी कि जो IM की वैल्यू है वो डिवाइड करने पर, VM को डिवाइड करने पर मिल रही है। जब VM को डिवाइड करते हैं R से, तो हमें ये IM की वैल्यू मिलती है। तो यहां पर क्या हो गया, जो IM है वो कम हो गया VM से, उसकी पीक वैल्यू। क्लियर? एक और चीज इस पे, ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है और हम लोग का, वो होता है फेजर डायग्राम। यहां पर क्या देख पा रहे हैं हम लोग कि देखो, किसी भी पॉइंट पर चेक करो, जब वोल्टेज की वैल्यू 0 थी तो करंट की वैल्यू भी 0 थी। जब वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम हुई तो करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम हुई। जब वोल्टेज की वैल्यू घटने लगी तो करंट की वैल्यू भी घटने लगी, और घटते घटते जब 0 हुई वोल्टेज की वैल्यू तो करंट की वैल्यू भी 0 हो गई। यानी कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों की वैल्यू में जो चेंजेस आ रहे हैं, दोनों के जो फेजेस हैं वो सेम है। क्लियर? तो करंट और वोल्टेज इन केस ऑफ AC अप्लाइड टू रजिस्टर, वोल्टेज और करंट सेम फेज पर होते हैं। सेम फेज पर होने के मतलब क्या समझ गए कि अगर बढ़ रहा है वोल्टेज तो करंट भी बढ़ रहा है, अगर करंट बढ़ता हुआ दिख रहा है तो वोल्टेज यानी कि बढ़ रहा होगा। वोल्टेज अगर मैक्सिमम पे पहुंचा तो करंट भी मैक्सिमम पे है, घट रहा है तो वो भी वैसा ही बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो ये तो था हम लोग का AC अप्लाइड टू रजिस्टर। अभी यही क्या हो कि अगर AC को अप्लाई कर दिया जाए इंडक्टर पर, अगर इसी AC को अप्लाई कर दिया जाए इंडक्टर पर, तब क्या होगा? तब देखिए, अरे फिर से वही चीज आ गई इस पे, कोई नहीं, वही है। मैं अब हो सकता है पूरी स्लाइड्स पे ऐसा हो तो मैं मार्क करता जाऊंगा जो भी चीज सही है। क्लियर? सही तो ये भी, बट फॉर्मेटिंग सही नहीं, गड़बड़ दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए उसको अब हटाइए। यहां पर हम लोग के पास क्या है कि AC अगर अप्लाई कर रहे हैं इंडक्टर पर, तो हम लोग को क्या क्या देखना है, क्या क्या समझना है।
वही चीजें निकालनी होंगी हम लोग को जो कि हम लोग रजिस्टर के केस पे निकाले थे, कि जब एक रजिस्टर पर हम लोग ने अप्लाई किया था, क्या एसी को अप्लाई किया था। तो सबसे पहले हमें देखना है वोल्टेज, करंट। अब यहां पर जो रेजिस्टेंस था उसकी जगह पर है क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको इंपेडेंस भी कह सकते हैं। एक्चुअली इंपेडेंस पूरे सर्किट का देखते हैं, अभी यहां पर क्या सिर्फ एक कंपोनेंट की ही बात हो रही है, क्योंकि एक ही कंपोनेंट लगा हुआ है यहां पर, तो उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस, पर्टिकुलरली इंडक्टर के केस में बोल दिया गया इंडक्टिव रिएक्टेंस। ऐसा रेजिस्टेंस जो कि इंडक्टर प्रोवाइड करता है, बिल्कुल सेम वही इफेक्ट जो कि रजिस्टर प्रोवाइड करता है, बिल्कुल वैसा ही इंडक्टर भी करता है, बट उसको क्या नाम बोलते हैं हम लोग, इंडक्टिव रिएक्टेंस। फिर हम लोग को निकालनी चौथी चीज इंस्टेंटेनियस पावर, पांचवी एवरेज पावर, और छठी फेजर डायग्राम। तो हम लोग अगर एसी अप्लाई करते हैं रजिस्टर पर तो भी 6 चीजें पता होनी चाहिए कैसे निकालना है। अगर एसी को अप्लाई करते हैं इंडक्टर पर तो भी 6 चीजें पता होनी चाहिए कैसे निकालते हैं। और जब एसी को अप्लाई करेंगे कैपेसिटर पर तब भी वही 6 चीजें। जब एसी को एलसीआर सर्किट पे अप्लाई करेंगे तो भी हमें यही चीजें फाइंड करनी होती है। तो देखिए समझ लेते हैं इस पे। तो जो वोल्टेज है, क्योंकि वो हम लोग का एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, तो वही सोर्स है हम लोग का, और वही जो उसकी रिप्रेजेंटेशन है, वैल्यू है, वही है V = Vm sin ωt। उसके बाद जो करंट निकल कर आएगा, अब इसका करंट निकालने का जो तरीका होता है वो एक्चुअली यहां से आता है, कि हम लोग क्या करते हैं कि ये जो ये वोल्टेज होता है, वोल्टेज अप्लाई हो रहा है इस पे, वोल्टेज अप्लाई हो रहा है इंडक्टर पर, तो यहां पर लगाएंगे किरचॉफ्स लॉ, और यहां से फिर ये निकल कर आ जाएगा कि V- से निकल कर आया। ये जो पिछला हम लोग का चैप्टर था उस पे ये चीज मैं बता चुका हूं। इंडक्टर के केस पे जो उस पे इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो इतना होता है, और वो क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन पे होता है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा हम लोग का, V - LdI/dt = 0। ठीक है, किरचॉफ्स लूप लॉ लगा के हम लोग का ये चीज निकल कर आ गई। तो इस इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहां पर देखो I है, तो इस इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो हमें सॉल्यूशन मिलता है ये कि Im = Vm/XL। ठीक है, Im = Vm/XL। एक्चुअली इसका जो एक्चुअल सॉल्यूशन निकल कर आता है वो निकल कर आता है ये I is equal to Im sin ωt - π/2, ये निकल कर आता है। ठीक है, ये लिखा भी है ये। ठीक है, ये निकल कर आता है। तो ये जो वैल्यू निकल कर आती है इस पे, ये वाला जो Im है वो बराबर होता है किसके, Vm/XL के। XL यानी X और L। अब यहां पर ये जो X और L ऐसे लिखा हुआ है, तो यहां पर ये जो XL की वैल्यू है वो क्या है, ωL। ωL यहां पर ओमेगा क्या है, ओमेगा है इस अल्टरनेटिंग करंट की एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहां पर ओमेगा है इस अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी। तो जैसे जैसे मान लीजिए कि 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज कर दिया, 70 हर्ट्ज कर दिया, इस फ्रीक्वेंसी की अगर हम लोग प्रोड्यूस करें वोल्टेज, तो जैसे जैसे उसका वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे हर चीज सेम है। जो यहां पर लगा हुआ है L वो सेम लगा है, जो यहां पर सोर्स लगा है वहां पर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। अगर उसके बढ़ने की वजह से जो ये XL की वैल्यू होगी वो बढ़ती जाएगी। क्लियर? और कैसी XL की वैल्यू है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओमेगा के। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा, यानी कि जो करंट की वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाएगी। XL बढ़ेगा, Im घटता जाएगा। क्लियर? अब बात आती है इंस्टेंटेनियस पावर की। तो इंस्टेंटेनियस पावर हम लोग निकालते हैं, स्मॉल p से रिप्रेजेंटेशन है उसका, और L लिखा हुआ है कि इंडक्टर के केस में, तो PL = IB, यही ऐसे ही निकालते हैं। तो I हम लोग को ये पता है, V हम लोग को ये पता है, जब दोनों को रखेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा। और इसको जब हम लोग क्या करेंगे, एवरेज लेंगे इसका, तो एवरेज लेने पे इस पूरे में वैल्यू चेंज कौन सी हो रही है, वैल्यू जो चेंज हो रही है वो चेंज हो रही है ये वाला हिस्सा sin 2ωt।
और साइन 2 ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू होती है वो होती है 0 के बराबर। तो जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को तो पूरा का पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा। और इस तरीके से हम लोग का जो एवरेज पावर है, मतलब कि ओवर द साइकिल जितना हम एवरेज पावर हम लोग को मिलती है वो होती है 0। कैसे? हाफ साइकिल में जितना सोर्स पावर देता है सर्किट को, अगले हाफ साइकिल पे जब उसकी डायरेक्शन चेंज होती है तो जो सर्किट होता है वो उसको वापस सोर्स को दे देता है। मतलब बाकी जो कंपोनेंट होते हैं सर्किट के वो उतना पावर उनको वापस कर देते हैं रिटर्न। तो इंस्टेंटेनियस पावर तो निकलेगी कुछ, बट जो एवरेज पावर होती है इंडक्टर के केस में वो कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। ठीक है, अब बात आती है फेजर डायग्राम की। तो ये छठी चीज है हम लोग की। तो इस पे फेजर डायग्राम हम लोग का कुछ ऐसा बनेगा। अब देखो, क्योंकि आई और वी के बीच में ये ग्राफ बनता है तो वी हमने बना दिया, आई बना दिया। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है कि जब v 0 है तो i माइनस में है, जब v मैक्सिमम हुआ तो i 0 हुआ, जब यहां पर v की वैल्यू 0 हुई तो i मैक्सिमम हुआ, जब v निगेटिव में हुआ तो ये i फिर 0 हुआ। तो ये क्या हो रहा है? करंट पीछे पीछे चल रहा है वोल्टेज के। और कितना पीछे चल रहा है? π/2 रेडियंस पीछे चल रहा है। यानी कि जो इसका फेज डिफरेंस है वो कितना है? π/2। तो यही चीज देखो ये लिखा हुआ है ओमेगा टी माइनस π/2, और यहां पर क्या है? ओमेगा टी। क्लियर? तो यहां से ये बन गया क्या कि जो हम लोग का करंट होता है वो इंडक्टर के केस में, जब इंडक्टर में एसी अप्लाई करी जाती है तो करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज। जो करंट होता है वो π/2 फेज पीछे होता है वोल्टेज से। क्लियर? ये चीजें ध्यान रखनी है यहां पर। ये क्लियर? ठीक है, और इस पे ये है। ओके, अब चलते हैं आगे और एसी अप्लाई करेंगे कैपेसिटर पर। तो जब एसी अप्लाई करेंगे कैपेसिटर पर तो क्या होगा? बिल्कुल वैसा ही एक सर्किट बना, सिंपल एक सी लगा हुआ है, एक यहां पर वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। इस वोल्टेज सोर्स को हम लोग V = Vm sin ओमेगा टी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और करंट को हम लोग Im = Vm/Xc ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा? जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन वही है, ये होता है ना V = Q/C। याद करिए, जब हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था तो वहां पर कैपेसिटर पे जब डीसी वोल्टेज लगाया था तो ये निकल कर आया था कि V = Q/C। तो उस इक्वेशन का यूज करके यहां पर बन जाएगा Vm sin ओमेगा टी, क्योंकि यहां पे वोल्टेज रखना है हम लोग को कैसा? AC वाला। तो Vm sin ओमेगा टी = Q/C। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को इसका सॉल्यूशन मिलेगा ये वाला I = Im sin ओमेगा टी प्लस π/2 ये मिलेगा। ठीक है, और इस पे जो Im है, Im की वैल्यू हो जाएगी Vm/Xc। और Xc क्या है यहाँ पर? इंडक्टिव रिएक्टेंस। देखो वही हमें 6 चीजें निकालना है: वोल्टेज, करंट, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज पावर, और फिर फेजर डायग्राम में देखते हैं कि उनमें कौन आगे कौन पीछे चल रहा है। तो वोल्टेज वही V = Vm sin ओमेगा टी अप्लाई किया, वहां से ये इक्वेशन हम लोग की बनेगी किरचॉफ्स लूप लॉ लगाकर, और फिर इससे करंट की इक्वेशन ये निकलेगी। यहां से Im की वैल्यू ये निकल कर आ जाएगी Im = Vm/Xc, जहां पर जो Xc है, Xc ये Xc बराबर होता है 1/ωc के। ठीक है, Xc बराबर होता है 1/ωc के। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं, इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस हम लोग का क्या हो गया? Xc, और Xc = 1/ωc। यानी कि जैसे जैसे इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। यानी कि जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ये जो है कैपेसिटर ऐसा लगेगा जैसे वहां पर मौजूद ही नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू घटती जाएगी, Xc की वैल्यू घटती जाएगी। तो ये सर्किट ऐसा लगेगा कि किसी भी तरीके का यहाँ पर जो ये कंपोनेंट मौजूद है, किसी भी तरीके का कोई भी करंट को अपोज नहीं कर रहा किसी भी तरीके से। तो ओमेगा, हाई वैल्यू ऑफ ओमेगा के लिए जो Xc की वैल्यू होती है बहुत कम होती है,
और उस केस में जो आई होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्लियर? तो ये कह सकते हैं हम लोग कि जो कैपेसिटर है वो एसी को ब्लॉक नहीं करता। क्लियर? अब अगर इसकी क्या हो जाए, ओमेगा की वैल्यू 0 हो जाए। ओमेगा की वैल्यू 0 यानी कि डीसी, और डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो उस केस पे जब ये 0 हो जाएगा तो एक्सी की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। ये 0 1/0 इनफाइनाइट, और एक्सी की वैल्यू इनफाइनाइट यानी कि डीसी के केस में ये जो कैपेसिटर होगा वो मैक्सिमम अपना इफेक्ट शो करेगा। उस केस में जब ये एक्सी यहां पर इनफाइनाइट हो जाएगा तो वीएम बाय इनफाइनाइट आई क्या हो जाएगा, 0। यानी कि जो आई एम है वो 0 हो जाएगा। मैक्सिमम वोल्टेज करंट जो वहां पर मिलेगा हम लोग को वो कितना हो जाएगा, 0। 0 से मतलब कि ट्रांजिशन स्टेट पे जब रहेगा तब तो कुछ करंट होगा, बट एक बार अगर फुली चार्ज हो गया कैपेसिटर तो फिर हम लोग को इस सर्किट में किसी भी तरीके का करंट देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? तो कैपेसिटर के लिए कहा जाता है कि कैपेसिटर ब्लॉक्स द डीसी बट अलाउज एसी। क्यों है? इस वजह से, क्योंकि जो एक्सी की वैल्यू है, जो ये एक तरीके का रेजिस्टेंस की तरह जो बिहेवियर शो करता है वो घटता जाता है फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ। अब बात आ जाती है इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर वही वी आई का मल्टीप्लाई करके निकालेंगे और वो निकल कर आ जाएगा इतना। इससे हम लोग एवरेज पावर निकालेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा इतना, और इसकी साइन ओमेगा टी या फिर साइन 2 ओमेगा टी या साइन थीटा की जो एवरेज वैल्यू होगी, थीटा वहां पर ओमेगा टी है, तो उसकी जो एवरेज वैल्यू होगी, अगर उसकी वैल्यू चेंज कर रही है टाइम के साथ, तो उसकी एवरेज वैल्यू जो निकल कर आएगी वो निकल कर आ जाएगी 0। तो इस वजह से जो एवरेज पावर है वो हो जाएगी 0। क्लियर? समझ गए? अब यहां पर देखो क्या हो रहा है। इसका जब हम लोग ने फेजर डायग्राम बनाया, मतलब कि V और I जब यहां पर हम लोग ने ऐसे प्लॉट करे, उसके ग्राफ बनाए, तो ये मिला कि ये जो वोल्टेज है जब 0 है तो करंट मैक्सिमम है, जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट 0 है, जब वोल्टेज क्या हुआ 0 तो निगेटिव डायरेक्शन में करंट मैक्सिमम हो गया। इसी तरीके से यहां पर आगे चीजें बढ़ रही हैं। यानी कि जब एसी अप्लाई करी जाती है कैपेसिटर पर तो जो वोल्टेज होता है वो करंट के पीछे चलता है, या फिर करंट आगे आगे चलता है वोल्टेज के। देखो ना, यहां पर जब 0 है तो ये π/2, यानी कि करंट आगे है वोल्टेज से। तो करंट लीड्स द वोल्टेज इन केस व्हेन एसी इज अप्लाइड टू कैपेसिटर। जब एसी अप्लाई करते हैं कैपेसिटर पर तो जो करंट होता है वो वोल्टेज को लीड करता है, और कितना आगे रहता है, π/2 आगे चलता है। क्लियर? और आई के लिए अगर लिखना हो तो आई एम साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ये होती है इक्वेशन। ये जो ग्राफ बना है वो इस इक्वेशन से मिलकर बना है, मतलब यूज करके बना है। अब इसको देखिए अप्लाई करते हैं एलसीआर पे। तो जब इसको इस पे एलसीआर पे अप्लाई करेंगे तो वोल्टेज वही है, ये वोल्टेज अप्लाई किया किस पे, एल, सी और आर। एल यानी कि इंडक्टर, सी यानी कि कैपेसिटर और आर यानी कि रजिस्टर। तो एल हो गया इंडक्टेंस, मतलब एल यहां पर जो रिप्रेजेंटेशन है, एल की जो वैल्यू है वो इंडक्टेंस, सी यानी कि कैपेसिटेंस और आर यानी कि रेजिस्टेंस। इसको हम लोग यहां पर यूज करेंगे। तो देखिए वोल्टेज जो है वो क्या हो गया, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और ये वाला हिस्सा ये एक्स्ट्रा है, यहां पर मैं इसको लिख देता हूं। ये जो यहां पर बनेगा हम लोग की इक्वेशन वो बनेगी कुछ ऐसी, एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू वी। तो इसको हम लोग आई के लिए सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो रही है। तो इसको हम लोग आई के लिए जब सॉल्व कर लेते हैं तो ये निकल कर आ जाता है आई एम इज इक्वल टू यहां पर वी एम बाई जेड। इस पे हम लोग को मिलता है ऐसी, और जो आई होता है वो निकल कर आता है ये आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब ये जो फाई है, जैसे कि वहां पर π/2 था प्लस में या माइनस में, तो यहां पर फाई, क्योंकि अब 3 कंपोनेंट एक साथ लगे हुए हैं तो ये फाई मिलकर बनता है इनसे। ठीक है, और ये कैसे होता है वो अभी आगे देखेंगे, बट यहां पर देख लेते हैं कि जेड है वो है इंपेडेंस,
और ये इंपेडेंस होता है इस पूरे सर्किट का। अब देखो खास बात यहां पर ये है कि ये एल, सी और आर ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो आजकल के हम लोग के सर्किट्स होते हैं उनमें इसी तरीके के जो कंपोनेंट्स होते हैं एल, सी और आर, इन्हीं का ही यूज होता है। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स चल रही है उसमें इन्हीं का यूज होता है। जो हम लोग मोबाइल फोन में बात करते हैं या रेडियो सिग्नल्स इधर से उधर जाते हैं, उन सब में इन्हीं सर्किट्स का ही यूज हो रहा है, समझे। तो ये जब यूज हो रहा है तो उस पर सिर्फ एक एल, इस पे एक सी और एक आर तो होगा नहीं, बहुत ढेर सारे होंगे। तो उनका एक इक्विवेलेंट जब हम लोग लेकर देखते हैं तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि सिंपल से ही पढ़ना चालू करेंगे तो अभी एक एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म ले रहे हैं एलसीआर सर्किट्स का, और उस पे ये बन जाता है। यानी कि जो Z होता है वो होता है इस पूरे सर्किट में जितने कंपोनेंट्स हैं उनकी वजह से जो लिमिटिंग फैक्टर एक जनरेट हो रहा है, जो कि करंट को लिमिट कर रहा है, वो होता है इंपीडेंस। ठीक है, जैसे कि रजिस्टर के केस में रेजिस्टेंस, इंडक्टर के केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटेंस के केस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल, जहां पर एक्सी है वही कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस और आर है रेजिस्टेंस। क्लियर, एक्सी हो गया 1 बाई ओमेगा सी और एक्सएल हो गया ओमेगा एल। कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, क्लियर ये चीज। अब यहां पर क्या है कि ये जो आई और वी है, ये जो आई और वी है, इनका अगर हम लोग रिप्रेजेंटेशन बनाए तो कुछ ऐसा बना देंगे कि V अगर ऐसे जा रहा है और हमें I तो पता नहीं है, I तो डिपेंड करेगा किस पे, ये फाई पर, कि उसकी कितना आगे चलेगा या कितना पीछे चलेगा, ये डिपेंड करेगा फाई पे। तो आखिर ये फाई कैसे निकालेंगे? फाई निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं इस डायग्राम का। ये डायग्राम देख पा रहे हैं, इसमें क्या बना हुआ है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है और उस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल है अगर, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो हम क्या करते हैं, कभी भी अगर इस तरीके से चीजें आती हैं तो उस पर फाइंड करते हैं tan की वैल्यू, tan थीटा, tan फाई, ठीक है, tan x, ये सब। तो यहां पर एंगल क्या है, फाई है, तो tan फाई इज इक्वल टू एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां से हम लोग फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं एक्सी माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाई आर, और इसका हमें tan इनवर्स तो लेना था, tan इनवर्स ऑफ एक्सी माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाई आर, ये निकलकर आ गया। क्लियर। अब इसी ट्राइंगल से हम लोग अगर cos फाई निकालना चाहें तो वो हो जाएगा क्या, r बाई जेड। अभी ये क्या है, ये ध्यान रखिए कि cos फाई इज इक्वल टू r बाई जेड इसी ट्राइंगल से निकल कर आया है। और ये ट्राइंगल कहां से निकल कर आया है, जब हम लोग फेजर डायग्राम सॉल्यूशन करते हैं इस वाली इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन है ना यहाँ पर ऊपर जो लिखी है मैंने, ये वाली, इस इक्वेशन का जब सॉल्यूशन करते हैं हम लोग तो वो चीज निकल कर आती है, वो डायग्राम वहां पर। क्लियर। तो अब देखते हैं आगे रेजोनेंस। ये जो हम लोग का सर्किट है कौन सा, इस तरह वाला जिसमें कि R मौजूद है। अब R एक कोई कंपोनेंट नहीं, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हो सकती है जिसको कि R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं समझ पाया क्या कह रहा हूं मैं? कहने का मतलब ये है कि R जरूरी नहीं है कि कोई एक कंपोनेंट अलग से लगा हो। वो जैसे कि वायर है या इस ये कैपेसिटर बना है तो इस पे मेटल्स हैं, चीजें हैं, तो इस पे भी कुछ रेजिस्टेंस होगा ना। यहां पर एक इंडक्टर अगर लगाया तो उस इंडक्टर का भी रेजिस्टेंस होगा, ये यहां पर जो सोर्स है उसका भी रेजिस्टेंस हो सकता है। तो उन सब के रेजिस्टेंस को ये यहां पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है R से। अब भाई बात समझ पे, तब कि मैं बात कर रहा हूं तब क्या होगा फिर कि अगर इस तरीके से किया और यहां पर ये XC है और ये XL है, ये तो R है ही, तो अगर XC और XL बराबर हो जाए, क्या हो जाए, XC और XL बराबर हो जाए, यानी कि XC क्या होता है हम लोग का, XC होता है 1 बाई ओमेगा C और XL जो होता है वो होता है ओमेगा L। तो 1 बाई ओमेगा C और ओमेगा L अगर बराबर कर दिए जाए तो क्या बन जाएगा, यहां पर 1 बाई CL इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो ये फ्रीक्वेंसी जहां पर कि ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट LC ये निकल कर आता है, इस फ्रीक्वेंसी को, मतलब इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, यानी कि इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी जब 1 बाई अंडर रूट LC के बराबर
ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी, इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू उसके बराबर जब हो जाएगी, तब यहां पर XC और XL की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये वाला जो पोर्शन है पूरा, ये वाला पोर्शन वो 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और फिर उस केस में अब देखो, यहां पर ये वैल्यू जैसे ही 0 हुई तो इस पूरे Z की वैल्यू क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। Z की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? R² प्लस XC माइनस XL और उसका स्क्वायर, इसी पे तो डिपेंड कर रहा है, हाँ या ना? तो जब ये पूरी वैल्यू 0 हो गई तो बची सिर्फ क्या? ये, यानी कि Z की वैल्यू घट गई। और Z की वैल्यू जब घट जाएगी तो किसी भी सर्किट में जब भी ये रेजोनेंस वाली कंडीशन अचीव होगी, यानी कि इस तरीके का सर्किट है और रेजोनेंस इस तरीके से अचीव हो गया, तो वहां पर जो करंट की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। कुछ इस तरीके से आप ग्राफ देख पा रहे हैं कि ये देख रहे हैं, ये वैल्यू फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। यहां से फ्रीक्वेंसी बढ़ते 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 Vm की वैल्यू बढ़ी और ये हुई, और यहां पर करंट भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर गया। क्लियर? तो यहां पर यह चीज निकल कर आई कि जब भी हम लोग का एक रेजोनेंस कंडीशन होगा, यानी कि XC बराबर XL होगा, उस केस में सर्किट में करंट मैक्सिमम होता है। तो उसका उल्टा भी कह सकते हैं कि जब किसी सर्किट में, जब किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो करंट की वैल्यू होती है वो अपनी एक मैक्सिमम रीच करती है। और किस तरीके का सर्किट? जहां पर कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई हो रहा, तो अगर उस पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम अपनी रीच करती है, यानी कि वो जो मैक्सिमम वैल्यू जब उसने अटेन करी वहां पर वो रेजोनेंस कंडीशन पर था, इस तरीके का सर्किट, LCR सर्किट। और जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं जिसपे कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड रेडियो वेव्स ट्रांसमिट करने वाला, उन सब में यही सर्किट यूज होते हैं। ठीक है, समझ पे आ गई बात? तो एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो करंट एम्पलीट्यूड होता है वो मैक्सिमम होता है, और इस तरीके से वोल्टेज भी क्या होता है? मैक्सिमम होता है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। इसी में देखो, मैंने क्या कहा था कि जब हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे या अल्टरनेटिंग करंट वाला वोल्टेज पर्टिकुलरली अप्लाई करेंगे LCR सर्किट में, तो हमें 6 चीजें निकालनी होती है। कौन कौन सी? वोल्टेज देखना होता है, करंट कितना आ रहा है वो देखना होता है, और इम्पिडेंस, फिर इंस्टेंटेनियस पावर, फिर एवरेज पावर, फिर उसका फेजर डायग्राम। यही 6 चीजें हैं। तो यहां पर क्या किया गया, अभी हम लोग यहां इस जगह पर वोल्टेज, करंट, इंपिडेंस और फेजर डायग्राम, ये 4 चीजें देख ली थी। बची कौन कौन सी 2 चीजें? इसके पावर। तो क्योंकि हमें फाई नहीं पता था तो पावर हम लोग ऐसे इसका नहीं देख सकते थे। अब इसका क्या करेंगे, यहां पर हम लोग, हमें यहां पे फाई पता चल गया। अब इस जगह पर हमें वो जान लिया कि रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पावर के बारे में बात करेंगे जब LCR सर्किट में चीजें हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या बन गया ये चीज। इंस्टेंटेनियस पावर कितनी होगी? वही V इंटू I जब करेंगे तो इंस्टेंटेनियस पावर निकल कर आ जाएगी इतनी, VM IM डिवाइडेड बाई 2, और यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा ये। अब देखो इसमें ये वाला जो टर्म है फाई, ये वाला टर्म, इसमें कोई भी टी का टर्म नहीं है। अब देखो कॉस फाई अब याद आ रहा होगा, वो जो ट्राइंगल बनाया था ना इस तरह वाला, इसमें यहां पर R था, ये Z था और ये XC माइनस XL था। तो कॉस फाई, इस फाई के लिए कॉस फाई की जो वैल्यू निकल कर आ रही थी वो कितनी निकल कर आ रही थी? R बाई Z। इसी को क्या कहते हैं? पावर फैक्टर कहते हैं। ये जो कॉस फाई होता है, कॉस फाई इक्वल टू R बाई Z, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पावर फैक्टर कहते हैं। क्लियर? तो अब यहां पर कैसे इसको क्या कहते हैं अब देखते हैं। देखिए, इंस्टेंटेनियस पावर ये हो गया, इंस्टेंटेनियस पावर से निकालेंगे एवरेज पावर। तो एवरेज पावर निकलती है हम लोग की ओवर द साइकिल। तो एवरेज पावर निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, इसका एवरेज, ये वैल्यूज तो चेंज नहीं हो रही। अब ये कॉस फाई है, इस पे किसी भी तरीके का टी का टर्म नहीं, तो ये वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। चेंज क्या होगी? ये वाली वैल्यू। तो ये जो वैल्यू होती है ये
सिंपल सा क्या है, कॉस थीटा है या फिर कॉस ओमेगा टी टाइप का है ये। तो और इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है वो होती है 0। साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्यों? क्योंकि ये आधी वैल्यू पॉजिटिव में आधी वैल्यू निगेटिव में, तो ओवर द साइकिल जब देखते हैं तो 0 हो जाती है मिलकर। क्लियर? तो इस वजह से यहां पर क्या हो गया, एवरेज वैल्यू 0 हो गई ओवर द साइकिल। ओके, तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये एवरेज आउट होकर 0 हो जाएगा और बचेगा सिर्फ हम लोग का ये। तो इसमें आ जाता है ये P इज इक्वल टू VM/2 इंटू कॉस फाई, और कॉस फाई जो होता है वो होता है हम लोग का पावर फैक्टर, और जो कि डिफाइंड होता है R/Z से, इस जगह से। बात आ गई समझ पे? तो इतना आपको ध्यान रखना है, और चाहे तो पावर का फॉर्मूला ये याद कर सकते हैं। क्लियर? या इसी को VM/2 IM/2 cos फाई, या फिर VI cos फाई, या फिर VRMS IRMS cos फाई। क्योंकि VM/2 क्या हो जाता है, VRMS, और IM/2 IRMS। तो यहां पर P इज इक्वल टू VRMS IRMS cos फाई बन जाएगा। इसको मैं अगर लिख दूं तो P इज इक्वल टू VRMS IRMS cos फाई। ये होता है जब भी हम लोग किसी भी एक LCR सर्किट है उस पे AC हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो पावर इन AC सर्किट जो हम लोग का होता है वो ऐसे निकल कर आता है। फाई हम लोग ना निकालने के बजाय cos फाई डायरेक्ट R/Z निकाल सकते हैं। अगर फाई निकालना होगा तो tan इनवर्स XC माइनस XL बाई R का यूज करना होगा। XC माइनस XL बाई R। क्लियर? ये चीजें ऐसे बन गई। अब देखते हैं आगे। अब देखो, यही पावर की बात हो रही कि पावर डिफरेंट तरह के सर्किट में क्या होती है। तो अगर रेजिस्टिव सर्किट बोल रहा है, रेजिस्टिव सर्किट का मतलब कि जो R की वैल्यू है वो Z के बराबर है, यानी कि उस पर किसी भी तरीके का इंडक्टर और कैपेसिटर मौजूद नहीं है। तो रेजिस्टिव सर्किट में जो R की वैल्यू होगी वो Z के बराबर होगी। तो cos फाई कितना हो जाएगा, cos फाई हो जाएगा R/Z ये होता है, और R/R ये हो जाएगा, यानी कि 1। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जो होता है उस पे R बराबर Z होता है, और cos फाई की वैल्यू होती है 1, और उसमें मैक्सिमम करंट डिसिपेट होता है। तो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होता है, करंट नहीं सॉरी, मतलब मैक्सिमम करंट होता है और उसकी वजह से मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होता है। ठीक है? फिर आता है प्योरली इंडक्टिव या फिर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। तो प्योरली इंडक्टिव या फिर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में हम लोग देख कर आए हैं कि फाई की वैल्यू जो होती है वो π/2 या फिर -π/2 होती है। ठीक है? इंडक्टिव तो -π/2, कैपेसिटिव है तो +π/2। तो इनको जब हम लोग रखेंगे तो cos फाई की वैल्यू अगर हम π/2 पुट कर रहे हैं तो हो जाएगी 0, यानी कि cos π/2 रखो तो 0, या फिर cos -π/2 रखो तो भी 0। तो इन दोनों के केस में जब प्योरली इंडक्टिव या फिर कैपेसिटिव, यानी कि वही वाला कि AC लगा है यहां पर, और यहां पर सिर्फ C, और दूसरा ये ऐसा, और यहां पर इंडक्टर, और यहां पर ऐसे, तो इन दोनों में जो एवरेज पावर होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। वो हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं। तो इस तरीके के पावर को कई बार वॉटलेस करंट के नाम से भी जाना जाता है कि उस पर करंट तो फ्लो हो रहा है, ठीक है, वहां पर करंट तो फ्लो हो रहा है, बट किसी भी तरीके का पावर डिसिपेट नहीं हो रहा। और जो आइडियली अगर लेकर चलें तो ऐसा पॉसिबल है, और ऐसा ही है, यहां पर ये देखिए निकल कर आ रहा है। बट रियल लाइफ में सर्किट कैसा भी हो उस पर किसी ना किसी तरीके का रेजिस्टेंस मौजूद होगा। भले ही हमने एक अलग से उस पर रजिस्टर, एक डिवाइस रजिस्टर ऐसे कुछ लगाया है, कंपोनेंट लगाया है या नहीं लगाया, बट क्योंकि वायर्स हैं, मटेरियल है, तो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने की। तो इस वजह से वहां पर रेजिस्टेंस होगा, और उसी के थ्रू वहां पर पावर डिसिपेशन होता है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि सर्किट में लगा चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरीके से XC XL बन रहा हो, कुछ भी बन रहा हो, बट जो एनर्जी डिसिपेट होती है हीट के फॉर्म पे, वो रेजिस्टेंस की ही वजह से होती है, रेजिस्टेंस के थ्रू ही होती है वो चीज। क्लियर?
अब देखिए एलसीआर सीरीज सर्किट में अगर हम लोग करें तो फाई की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग ऐसे, और फिर इसको पुट कर देंगे तो फिर हम लोग के जो पावर है वो अलग अलग वैल्यू निकल कर आ जाएगी, जिस केस पे एक्सी एक्सएल की वैल्यू और आर की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि फाई क्या निकल कर आएगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें वहां से निकल कर आ जाती हैं। उसके बाद पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट, तो रेजोनेंस की बात आ रही है। रेजोनेंस जब भी आएगा तो एक्सी बराबर एक्सएल आएगा, यानी कि 1/ओमेगा सी इज इक्वल टू ओमेगा एल होगा, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू √1/√LC होगा। ठीक है, यानी कि सर्किट में करंट मैक्सिमम होगा, रेजिस्टेंस जो होगा मतलब इंपेडेंस कह लीजिए वो आर के बराबर होगा, या फिर कह लीजिए कि कॉस फाई जो कि होता है R/Z वो R/R होगा या फिर 1 होगा, तभी तो मैक्सिमम पावर डिसिपेट होगी। क्योंकि कॉस की जो वैल्यूज होती हैं वो कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू जब 0 होगा, फाई की वैल्यू जब 0 होगी तो कॉस की वैल्यू 1, π/2 है तो 0, तो 1, फिर यहां पे -1, यहां पे π/2 है जब तो 0, और जब पाई है तो -1। तो ये जब इस तरीके से वैल्यूज होंगी तो ये क्या होगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे देखो 0 पर था, फिर यहाँ पे माइनस पे अपोजिट डायरेक्शन पे मैक्सिमम पे है। तो इस तरीके से जो पावर है वो कब कम ज्यादा कैसे क्या होगा, ये पावर फैक्टर डिसाइड करता है एलसीआर सर्किट में। अब बढ़ते हैं आगे और चलते हैं किस पे, एसी जनरेटर में। एसी जनरेटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि प्रोड्यूस करता है अल्टरनेटिंग करंट। इसमें एक सेट ऑफ मैग्नेट होता है जो कि एक मैग्नेट इधर होता है और दूसरा मैग्नेट इधर होता है, यहाँ पे नॉर्थ साउथ और ये साउथ नॉर्थ, और यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती है और उस फील्ड पे एक कॉइल रोटेट करती है, उसको एक्सटर्नल एजेंट लगाकर एक्सेल पे बंधी होती है, और एक्सेल को यहाँ पे टरबाइन लगाकर या किसी भी तरीके से लगाकर उसको रोटेट किया जा सकता है। उसके ऊपर पानी डाल के करो तो हाइड्रो पावर प्लांट बन गया, स्टीम डाल के करो अगर वो स्टीम थर्मल पावर प्लांट पे बन रही है तो थर्मल पावर प्लांट हो गया, वहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स के थ्रू स्टीम बन रही है तो न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया। तो ये इससे की हेल्प से ये चीजें रोटेट करते हैं। या फिर डीजल इंजन का यूज करके जो घर में जनरेटर या दुकानों पर जनरेटर आपने देखे होंगे, ठीक है, कहीं देखे हो चाहे ना देखे हो, पर शादियों में जरूर देखे होंगे कि वो ऐसे अगर लाइट वगैरह चली गई तो उन्हीं जनरेटर्स का यूज किया जाता है। क्लियर? तो वहां पर ये क्या होता है, एक कॉइल होती है जो कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे रोटेट करती है। तो उस पे होता क्या है, मैंने बताया था कभी भी जो करंट है वो इंड्यूस होगा जब चेंज होगा फाई, और फाई जो चेंज होता है उसको चेंज होने के 3 तरीके हैं, बी, ए या फिर थीटा। तो देखो बी सेम है, जो कॉइल का एरिया है वो सेम है, बट चेंज क्या हो रहा है, थीटा। थीटा को अगर हम लोग और चाहें तो ओमेगा टी के फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो जब यहां से इसको सॉल्व करते हुए आते हैं तो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जो मिलता है वो मिलता है, अगर इस पे एन नंबर ऑफ टर्न्स है इस कॉइल पे तो वो हो जाता है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, क्योंकि इसको हम लोग यहां पर इस चीज को डिफरेंशिएट करते हैं, ये होता है ना इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, डी फाई बी बाई डी टी, और एन से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो ये बन जाता है ये E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ई नॉट कितना होता है एन बी ए ओमेगा। ये होती है मैक्सिमम वैल्यू जो कि इस जनरेटर से हम लोग को मिलेगी। ठीक है, अभी यहां पर जब स्लिप रिंग्स लगी होती हैं तभी इस तरीके से एसी जनरेटर बनता है। अगर यहां पर हम लोग का लग जाए एक इस तरीके की रिंग्स जो कि बीच से ऐसे कटी हुई होती हैं, तो उस केस में फिर यही चीज डीसी करंट को प्रोड्यूस कर देता है, और वो भी कैसा, वेरिंग डीसी करंट। ऐसा उस पर कुछ अल्टरनेटिंग नहीं, वेरिंग करंट का भी उस पर कुछ हिस्सा होता है। ठीक है, बट इसका जो वेव फॉर्म बनता है इस वाले का, जब स्लिप रिंग्स लगी होती हैं तो इसमें जो वैल्यू होती है वो ऐसे होती है। ठीक है, जिसको भी अभी हम लोग देखकर आए, यहां पर मैक्सिमम वैल्यू रीच करती है, 0 0 नेगेटिव में मैक्सिमम, इस तरह करते हुए। अब चलते हैं ट्रांसफार्मर पर।
ट्रांसफार्मर का नाम सुना होगा आप लोग ने कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, वोल्टेज जो है उसको घटाता है, बढ़ाता है। तो देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है वो एक इस तरीके की डिवाइस होती है जिसका काम होता है वोल्टेज को बढ़ा देना। जो भी उस पे इनपुट किया गया है वोल्टेज, उसके मतलब जो भी उस पे एसी करंट उस पे लगा, एसी वोल्टेज लगाया गया है, उसके वोल्टेज को बढ़ा देना या फिर घटा देना डिपेंडिंग ऑन द नीड। तो देखो इस पे ट्रांसफार्मर में एक चीज बहुत जरूरी होती है, ये जानना कि अगर एक आइडियल ट्रांसफार्मर है तो उस पे इनपुट पावर जो होती है वो बराबर होती है आउटपुट पावर की, यानी कि VI जो इनपुट है वही होता है VI आउटपुट। क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो सिर्फ अपने फॉर्म चेंज करती है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर पे जहां पर हम लोग मान रहे हैं कि किसी तरीके का लॉस नहीं है एनर्जी का, यानी कि हीट के फॉर्म पे नहीं जा रही है, दूसरे फॉर्म पे लॉस नहीं हो रही है, तो जितना भी हम लोग पावर उसको सप्लाई करेंगे वो पूरी की पूरी पावर को कन्वर्ट करेगा। बट होता क्या है कि अगर वोल्टेज घटा बढ़ा रहे हैं तो जो करंट होता है वो बढ़ घट जाता है। मतलब कि अगर वोल्टेज घटा रहे हैं तो करंट बढ़ जाएगा, और अगर वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट घट जाएगा। इसी को कहते हैं कि ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस यूज्ड टू सुटेबली इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज एट द कॉस्ट ऑफ करंट इन एन एसी सर्किट। लिखा है ना, एट द कॉस्ट ऑफ करंट, यानी कि वोल्टेज पे अगर हम लोग का ध्यान है कि घटाने बढ़ाने पे, तो करंट अपने आप घटता बढ़ता है उस पर। तो दो तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक होता है स्टेप अप, दूसरा होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज हम लोग चेंज करते हैं, और जब ये हम लोग का डिजायरेबल होता है तो हाई करंट से लो करंट अपने आप हो जाता है, क्योंकि ये वाला हम लोग का सेटिस्फाई होना चाहिए। उसके बाद होता है दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जहां पर कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पे हम लोग डिजायर्ड आउटपुट रहना हम लोग को चाहिए, और इसी को करने में लो करंट से हाई करंट हम लोग को मिल जाता है। तो ये कहां पे कैसे मिलता है, तो देखो इस पे क्या निकल गया है कि हम लोग को इनपुट देना है और आउटपुट लेना है। तो ट्रांसफार्मर में क्या होना चाहिए, इनपुट। तो जिस कॉइल पे हम लोग इनपुट देते हैं उस कॉइल को कहते हैं प्राइमरी कॉइल, और जिस कॉइल से आउटपुट लेते हैं उसको कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। और ये जो ट्रांसफार्मर है ये वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कि एक कॉइल पे अगर हम लोग ने करंट फ्लो कराया, वायरिंग करंट फ्लो कराया, तो वो दूसरे कॉइल पर, क्योंकि उससे एसोसिएटेड जो फ्लक्स है वो चेंज होगा, तो वहां पर वो जो वोल्टेज है उसको अपीयर करा देगा या वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं कि प्राइमरी कॉइल है उसके ऊपर एक सेकेंडरी कॉइल लपेट दी, या फिर आयरन कोर है इस तरफ और इधर एक प्राइमरी कॉइल है और दूसरी इधर सेकेंडरी है। तो इस पे क्या होगा, ये देखिए ये क्या है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। इस पे प्राइमरी में जो नंबर ऑफ कॉइल्स है वो कम है और इस पे नंबर ऑफ कॉइल्स ज्यादा है। तो इससे की वजह से होता क्या है कि जब इसमें हम लोग चीजें इनपुट करते हैं तो यहां पर डेवलप होता है हाई करंट, और जो वोल्टेज है वो है ही, फिर यहां से इस तरफ वोल्टेज ज्यादा हो जाता है और करंट की वैल्यू कम हो जाती है। क्लियर? ये चीज होता है हम लोग का स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। इसी का अपोजिट हो जाएगा कि यहां पर जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं स्टेप डाउन में, और यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं। तो देखिए क्या होता है, इसके लिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला होता है और वो होता है ये, जिसको कि कहते हैं कन्वर्जन रेशियो या फिर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ES डिवाइडेड बाई EP। ES क्या है, सेकेंडरी कॉइल का, सेकेंडरी कॉइल पे जो EMF इंड्यूस हो रहा है वो, और ये है प्राइमरी कॉइल जो इनपुट वाली कॉइल है उसमें जो हम लोग वोल्टेज दे रहे हैं, और ये VS वही है वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल पे, और ये वोल्टेज प्राइमरी में, ये नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के और ये प्राइमरी के। अब यहां पर थोड़ा सा देखिए करंट पे ध्यान दीजिएगा कि करंट यहां पर प्राइमरी पहले है और सेकेंडरी बाद पे, क्योंकि जब वोल्टेज मान लीजिए बढ़ रहा है तो करंट क्या होता है, घटता है।
जिस कॉइल पे वोल्टेज बढ़ता है वहां पर जो करंट होता है वो घटता है। इस वजह से इसका जो V और I का जो रेशियो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ऊपर अगर ऐसे लिख रहे हैं तो यहाँ पर IP आएगा, P आएगा, ठीक है, प्राइमरी आएगा। और इसी का जो रेशियो होता है वो हम लोग को कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्लियर? स्टेप अप अगर ट्रांसफॉर्मर है तो K की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 1, और अगर स्टेप डाउन है तो K की वैल्यू लेस देन 1। क्लियर? आगे बस समझ पे आगे बढ़ते हैं। एक चीज इस पे और, कि यहां पर अगर वोल्टेज ऐसे दिया गया तो यहां पर जो आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा वो पाई फेज चेंज्ड होता है, ठीक है। पाई फेज चेंज का मतलब कि अगर अभी इसका यहां पर 0 था तो ये क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से इसका फेज चेंज ऐसे मिलता है, ठीक है। इनपुट अगर ये था ये चीज, तो आउटपुट ये होता है। क्लियर? समझ गए? ये होता है पाई फेज डिफरेंस। अब देखिए, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे थे। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में सारी चीजें कैसी थी हम लोग की, कि कोई भी पावर का लॉस नहीं हो रहा है। जबकि जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने इस तरीके का लगा हुआ कहीं ना कहीं देखा होगा, और ट्रांसफार्मर हम लोग के छोटे डिवाइसेस पे, जैसे कि वोल्टेज स्टेबलाइजर जो होते हैं या दूसरे जो डिवाइसेस होते हैं घर में, ठीक है, जैसे वॉशिंग मशीन हो गई या फ्रिज हो गया, इन सब में ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं, ठीक है। कई तरीके की जो टीवी होती हैं उन सब में भी यूज किया जाता है। टीवी में हम लोग, पुराने टीवी में यूज किया जाता था हाई वोल्टेज को गेन करने के लिए। कहीं कहीं पर हम लोग को हाई करंट भी चाहिए होता, तो वहां पर भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते थे। तो वो सारी चीजें में वो एक क्या है, एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है। और प्रैक्टिकल अगर ट्रांसफार्मर है तो प्रैक्टिकल चीजों पे, जो हम लोग के चारों तरफ चीजें, उस पर किसी ना किसी तरीके के लॉस होते हैं। तो वहां पर फिर डिफाइन करना होता है हम लोग को एफिशिएंसी, कि जितनी हम लोग पावर इनपुट दे रहे हैं उसका कितना % वो आउटपुट दे रहा है, और कितना लॉस हो रहा है वो हमें वहां से पता चल जाएगा। तो एफिशिएंसी हम लोग की बनती है ऐसे, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। तो आउटपुट क्या हो गया, VSIS डिवाइडेड बाय VPIP। ये प्राइमरी कॉइल्स की बात हो रही है, और ये सेकेंडरी यही आउटपुट रिप्रेजेंट करती हैं। क्लियर? तो ये होता है हम लोग का ईटा इज इक्वल टू इनपुट पावर, और ये क्या है, ये उसी का ही यहाँ पे गलत लिखा हुआ, इग्नोर करिए इसको, ठीक है। तो ईटा इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, ठीक है। तो ये था हम लोग का प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। अब इसमें होते हैं क्या, कुछ लॉस होते हैं। किस किस तरीके के लॉस होते हैं? तो जो एनर्जी लॉस के इस पे पॉसिबल कॉज होते हैं वो होते हैं हीटिंग, क्योंकि रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस की वजह से हीटिंग, या फिर एडी करंट लॉस, क्योंकि यहां पर अल्टरनेटिंग करंट आयरन कोर के ऊपर लगातार बन रहा है, तो उसकी वजह से एडी करंट जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं, सर्कुलेटिंग करंट लूप्स फॉर्म होते हैं। जो आयरन है उस पे, जो उसका आयरन कोर है उस पे, उसको रिड्यूस करने की हम लोग लैमिनेटेड आयरन कोर्स का यूज करते हैं, ठीक है, और मेटल स्ट्रिप्स का यूज करते हैं। फिर आता है मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज, यानी कि मान लीजिए एक कॉइल है और दूसरी कॉइल यहां रखी हुई है, और ये प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड कुछ। देखो, ये कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है वो ऐसा है, और यहां तक कितना पहुंच पा रहा है, सिर्फ थोड़ा सा फ्लक्स पहुंच पा रहा है इसका, यानी कि ज्यादातर जो फ्लक्स है वो लीक हो रहा है। इसी को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज। ये जो इधर जा रहा है ये लीक हो रहा है, इधर वाला जो हिस्सा है ये लीक हो रहा है, सिर्फ थोड़ा सा इससे एसोसिएट हो रहा है इससे। तो इस वजह से सिर्फ इस पे हीटिंग होगी, ठीक है, यानी कि फ्लक्स लॉस होगा, यहां पर सिर्फ हीटिंग होगी और कोई भी हमें रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले बनाते हैं एक प्राइमरी कॉइल, और उस प्राइमरी कॉइल के ऊपर लपेट देते हैं एक सेकेंडरी कॉइल। तो ऐसा करने से जो अंदर वाली कॉइल का फ्लक्स है वो सराउंडेड होता है, बाहर जो कॉइल है वो उसको सराउंड करके रखती है, तो फ्लक्स लीकेज बहुत कम हो जाता है। फिर आता है हिस्टेरेसिस लॉस। अब हिस्टेरेसिस आप लोग के सिलेबस से ही हट गया है, बट ये एक तरीके का है
लॉस जहां पर मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन पे ये लॉस होता है, ठीक है। तो अब हिस्टेरेसिस आपके उस पे है ही नहीं, तो आप लोग को जानकारी नहीं है क्या है। तो आप अभी इतना समझिए कि ये मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से, और ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि आयरन कोर है हम लोग का, उस आयरन कोर की प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक। वहां पर जब अल्टरनेटिंग करंट उसके ऊपर लगता है तो जो डाइपोल्स होते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल्स, तो वो उसको मैग्नेटाइज करते हैं, फिर डीमैग्नेटाइज करते हैं। तो इस केस में ऐसा करते करते कुछ उस पर लॉस होता है एनर्जी का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं। और उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। इतना भी आप लोग को यहाँ पर जानना सही रहेगा, क्योंकि वो जो हम लोग का 5th चैप्टर है क्लास 12th का, उससे तो पूरी यही चीज हटा दी गई है, हिस्टेरेसिस लॉस ही पूरा हटा दिया गया सिलेबस से। तो वहां पर अभी मैं नहीं जा रहा। तो आई होप आपको ये जो सारी चीजें थी वो समझ पे आ गई होंगी कि अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड क्या क्या होता है। और आज जो चीज हुई जहां पर कि वो थोड़ा गड़बड़ था, जो भी चीजें फॉर्मेटिंग थी, बेसिकली फॉर्मेटिंग गड़बड़ था, कुछ कोड रेंडर नहीं हो पाया, तो उसको इग्नोर करिएगा। बाकी अगर किसी तरीके का डाउट है तो आप साथ ही आपके क्वेरी सेक्शन पे जाके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो थैंक यू।